दोस्तों ये स्टोरी का 57 भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जा करके चेकआउट करें। दूसरी तरफ अभिमान और युग को काम करते करते रात के 9 बज गए थे और शिवांगी को नींद आने लगी थी। वैसे भी उसने जैसे तैसे आज का दिन काटा था। उसने सोचा वह अनिरुद्ध के पास होगी, उससे बात करेगी, उसके साथ लंच करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अनिरुद्ध कंटिन्यू अभिमान के साथ काम करता रहा। दोनों को ही काम करने की आदत थी, दोनों ने लंच भी नहीं किया, लेकिन उन्होंने शिवांगी को फोर्स करके लंच करवा दिया था। पर अब शिवांगी को नींद आ रही थी, वह बैठे बैठे नींद के झटके ले रही थी। फिर उसने अनिरुद्ध को देखकर कहा, अनिरुद्ध नींद आई। अनिरुद्ध ने जैसे ही यह सुना उसके हाथ रुक गए। उसने लैपटॉप बंद किया और अभिमान को देखकर बोला, मिस्टर रघुवंशी आप अपनी बहन के साथ जा सकते हैं। अभिमान ने अपना लैपटॉप बंद किया और खड़ा होकर शिवांगी को देखकर बोला, चले तितली। शिवांगी ने अनिरुद्ध को देखकर कहा, तुम नहीं चलोगे? अनिरुद्ध बोला, नहीं मुझे कुछ काम है। शिवांगी मुंह बनाकर अनिरुद्ध को देखने लगी तो अनिरुद्ध ने उसे आंखों आंखों में ही जाने का इशारा किया और शिवांगी चुपचाप अभिमान के साथ वहां से चली गई। दोनों ही बाहर आए और गाड़ी में बैठे। अभिमान ड्राइव करता हुआ बोला, आज कुछ खास काम नहीं हुआ ना? शिवांगी बोली, भाई आप कितना काम करते हो और अनिरुद्ध भी कितना काम करता है, इतना काम थोड़ी करना चाहिए। शिवांगी के शब्दों में शिकायत साफ झलक रही थी। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही उसने आंखें बंद की वैसे ही अभिमान ने कुछ सोचकर अपनी गाड़ी में ब्रेक मार दी। शिवांगी की आंख खुल गई। उसने अभिमान को देखकर कहा, क्या हुआ भाई? अभिमान बोला, गाड़ी खराब हो गई। शिवांगी ने फिर से आंखें बंद कर ली। उसे इस बात की कोई परवाह ही नहीं थी। वहीं अभिमान गाड़ी से बाहर निकला और इधर उधर चक्कर लगाने लगा और बार बार टाइम देखकर खुद से बोला, यार यह अनिरुद्ध कब आएगा बाइक लेकर? आज तो बाइक की सवारी करनी ही पड़ेगी, पर क्या हम तीनों बाइक पर आ जाएंगे? अभिमान बार बार घड़ी देख रहा था। कुछ सोचकर उसने सड़क की तरफ देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसे एक ट्यूबलाइट दिखाई दी। उसे समझते देर नहीं लगी कि अनिरुद्ध भी अपनी बाइक लेकर आ रहा है। बस फिर क्या था, अभिमान ने जल्दी से गाड़ी का बोनट पकड़ा और उसे ठीक करने के बजाय खराब करने लगा। अभिमान की गाड़ी में कुछ नहीं हुआ था, वह बस अनिरुद्ध से नजदीकियां बढ़ाना चाहता था, जिस वजह से उसने आज से यह पहला गेम खेला। और तभी उसके बराबर में एक स्कूटी आकर रुकी। अभिमान ने हल्का सा पलट कर देखा तो एक बहुत गुड लुकिंग लड़की स्कूटी पर बैठी हुई अभिमान को प्यार से मुस्कुरा कर देख रही थी। अभिमान को उसके इरादे समझते देर नहीं लगी। वह दांत पीसते हुए बोला, निकलो यहाँ से। स्कूटी वाली बोली, बड़े बदतमीज हो, मैंने सोचा तुम्हारी मदद कर देती हूँ। अभिमान बोला, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, निकलो। अभिमान ने हल्का सा झांक कर देखा तो उसे अब अनिरुद्ध की बुलेट आती हुई दिखाई दी। अब अभिमान श्योर हो गया था कि अनिरुद्ध ही है। उसने एक बार फिर स्कूटी वाली को डांटते हुए कहा, तुम जाओगी या मैं थप्पड़ मारकर भेज दूं? स्कूटी वाली ने अपने कंधे उचका दिए और वह स्कूटी स्टार्ट करते हुए अपना हेलमेट पहनते हुए बड़बड़ाई, बड़ा बदतमीज। और तभी वहां आकर अनिरुद्ध की बुलेट रुकी। अनिरुद्ध ने उस लड़की से कहा, क्या हुआ? वह लड़की बोली, इस लड़के की गाड़ी खराब हो गई, मैंने मदद के लिए पूछा तो कहता है थप्पड़ खाओगी या ऐसे ही चली जाओगी, बदतमीज कहीं का। अनिरुद्ध ने एक नजर अभिमान को देखा और फिर स्कूटी वाली को। स्कूटी वाली ने अपनी स्कूटी स्टार्ट की और वहां से चली गई। उसके जाते ही अभिमान और अनिरुद्ध एक साथ हंसने लगे। फिर अनिरुद्ध बोला, क्या हुआ गाड़ी में? अभिमान ने कहा, पता नहीं, ठीक ठाक चल रही थी, अचानक से रुक गई। वहीं देख रहा हूँ, क्या कमी आ गई? अभिमान की बात सुनकर अनिरुद्ध अपनी बुलेट से उतरा और बोला, गाड़ी खराब हो गई या तुमने गाड़ी खराब कर दी? अब अभिमान ने अपना सर पूरी तरीके से बोनट में घुसा लिया और फिर बिल्कुल अनजान बनते हुए कहा, मैं अपनी ही गाड़ी क्यों खराब करूंगा? अनिरुद्ध बोला था कि मैं तुझे और शिवांगी को लिफ्ट दे सकूं। अभिमान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन फिर उसने अपनी मुस्कुराहट को स्पेशली कंट्रोल करते हुए अनिरुद्ध को देखा और बोला, तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, चले जाओ। एक फोन घुमाऊंगा, 4 गाड़ियां आ जाएंगी। अनिरुद्ध बोला, तो अब तक वह फोन घुमाया क्यों नहीं? अब ज्यादा नाटक मत करो, बताओ शिवांगी कहाँ है? अभिमान बोला, गाड़ी में। अनिरुद्ध ने गाड़ी का गेट खोला तो शिवांगी सो रही थी। उसने कुछ सेकंड तक शिवांगी को निहारा, फिर उसके गाल पर हाथ लगाकर उसे उठाते हुए कहा, तितली तितली उठो, तितली चलो उठो। अनिरुद्ध के उठाने से शिवांगी ने अपनी आंखें खोल दी और फिर अनिरुद्ध को देखने लगी।
फिर वह बहुत प्यार से बोली, तुम तो सपने में भी आने लगे। अनिरुद्ध के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आई। उसने शिवांगी के चेहरे को अपने एक ही हाथ में भरा और हिलाते हुए बोला, उठ जाओ, सपना नहीं है। यह सुनकर शिवांगी की आंखें बड़ी हो गई। वह जल्दी से गाड़ी से उतरकर अनिरुद्ध को देखने लगी और तभी अभिमान बोला, गाड़ी खराब हो गई, अनिरुद्ध के साथ बाइक पर चली जाओ। यह सुनकर शिवांगी के चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ गई। इतने में अनिरुद्ध बोला, तुम भी बाइक पर ही चलो या फिर बाइक पर बैठना तुम्हारी शान के खिलाफ है। अनिरुद्ध की बात सुनकर अभिमान बोला, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बाइक पर नहीं जा सकता, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम मुझे लिफ्ट नहीं दोगे, मैं अपने आप आ जाऊंगा, तुम शिवांगी को ले जाओ, वैसे भी रात हो रही है। अनिरुद्ध बोला, ज्यादा नाटक मत कर मेरे सामने, अब यह नाटक काम नहीं आएंगे, चुपचाप बैठो बाइक पर, तीनों इसी पर चलते हैं। और तभी शिवांगी बोली, हाँ चलो ना भैया, इसी पर चलते हैं, लेकिन आज बाइक मैं चलाऊंगी। यह सुनते ही अनिरुद्ध और अभिमान दोनों की आंखें बड़ी हो गई। दोनों को यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि शिवांगी बाइक चलाने की बात कर रही है। शिवांगी की बात सुनकर जीजा और साले दोनों ही आंखें फाड़े शिवांगी को देखने लगे। शिवांगी एक अंगड़ाई तोड़कर बोली, जब मेरी नींद उड़ गई, अब बाइक मैं चलाऊंगी। दोनों ने एक साथ ना में गर्दन हिला दी। अभिमान बोला, घर जाना है, अभी अभी प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, तुम हमें घर लेकर नहीं जाओगी, सीधा स्वर्ग लेकर जाओगी। अनिरुद्ध ने अभिमान को देखकर कहा, तुम्हारे कर्म ऐसे नहीं है कि तुम स्वर्ग जाओ, तुम नरक जाओगे, मैं स्वर्ग जाऊंगा। इतना कहकर अनिरुद्ध ने शिवांगी को देखा और बोला, देखो शिवांगी, मस्ती मजाक नहीं, आज ही प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, बहुत सारा काम है, तुम हमारे हाथ पैर तोड़ दोगी, तुम बाइक नहीं चलाओगी, मैं चलाऊंगा। इतना कहकर अनिरुद्ध जैसे ही बाइक की तरफ जाने लगा, शिवांगी ने अनिरुद्ध की बाजू पकड़ ली और बोली, नहीं, बाइक तो मैं ही चलाऊंगी, मैं बाइक चलाऊंगी और आप दोनों पीछे बैठोगे। अगर आप दोनों को मेरी बात मंजूर है तो ठीक, वरना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। इतना कहकर वह गुस्से में हाथ बांधकर खड़ी हो गई। अभिमान ने शिवांगी के सामने हाथ जोड़कर कहा, ए तितली, मान जाना, नींद भी बहुत आ रही है, सुबह से काम कर रहा हूँ, घर जाकर खाना भी बनाना पड़ेगा, प्लीज। शिवांगी ने ना में गर्दन हिला दी। अनिरुद्ध बोला, देखो तितली, बहुत हुआ, चुपचाप मेरे पीछे आकर बैठ जाओ। शिवांगी बोली, मैं बाइक चलाऊंगी, मैं बाइक चलाऊंगी, आप दोनों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं पापा से शिकायत कर दूंगी। अनिरुद्ध बोला, और क्या कहोगी सिवाय अंकल को? शिवांगी ने कहा, यही कि आप दोनों ने मुझे मारा। यह सुनकर दोनों की आंखें हैरानी से फैल गई। अनिरुद्ध बोला, झूठ बोलोगी? शिवांगी ने कहा, हाँ, झूठ बोलूंगी, और तुम भी जानते हो, अगर मैंने सिवाय पापा से कहा कि तुम दोनों ने मुझे मारा तो वह मेरे झूठ को भी सच मान लेंगे, वरना मुझे बाइक चलाने दो। अनिरुद्ध ने कहा, तुम्हें बाइक चलानी आती है? लड़ा दोगी कहीं, हमारे सिर फूट जाएंगे, चलो चुपचाप आकर पीछे बैठो। शिवांगी ने एक बार फिर नामे गर्दन हिला दी। आखिरकार अभिमान ने अनिरुद्ध के सामने हाथ जोड़कर कहा, भाई प्लीज चलाने दे, तू पीछे बैठ जाना, संभाल लेना, वरना यह यहाँ से हिलेगी भी नहीं, सच में बहुत जिद्दी है। अनिरुद्ध ने एक नजर शिवांगी को देखा तो शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिला दी और बोली, हाँ, मैं बहुत जिद्दी हूँ। अनिरुद्ध ने दांत पीसते हुए कहा, हाँ, जानता हूँ तुम जिद्दी हो, पागल लड़की। फिर वह बाइक के पास गया और बोला, आओ तो बैठो, मैं भी देखूं कैसे चलाती हो तुम बाइक। शिवांगी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह खुशी खुशी गई और उस बुलेट पर बैठ गई और उसने बुलेट के दोनों हैंडल पकड़ लिए। तभी बुलेट गिरते गिरते बची, लेकिन उससे पहले ही अनिरुद्ध उसके पीछे बैठ गया और उसने बुलेट संभाल लिया और बोला, अगर मैं पीछे नहीं बैठता ना तो तुम अभी गिरती। शिवांगी ने कहा, हाँ हाँ, जानती हूँ तुम मेरे सपोर्टर हो, तो बस मेरे सपोर्ट में ही रहना, वरना मैं सच में गिर जाऊंगी। इतना कहकर उसने हल्का सा पलटकर अनिरुद्ध को देखा। अनिरुद्ध शिवांगी के मासूम से चेहरे को देख रहा था। फिर उसने हल्की सी हाँ में गर्दन हिला दी, जैसे कहना चाहता हो, मैं हमेशा तुम्हारे सपोर्ट में रहूंगा। फिर अनिरुद्ध ने अभिमान को देखकर कहा, तुम क्यों खड़े हो, बैठो। अभिमान बोला, भाई तू मौत से खेल रहा है, मैं नहीं खेल सकता। अनिरुद्ध ने आंखें दिखाते हुए कहा, चुपचाप पीछे बैठ, अगर बाइक मौत के कुएं में चलेगी तो चलने दे, लेकिन अकेला तो मैं भी नहीं मरूंगा। अभिमान चुपचाप आकर अनिरुद्ध के पीछे बैठ गया, लेकिन वह तीनों एक ही बाइक पर ठीक से एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे। अभिमान ने धीरे से कहा, अनिरुद्ध थोड़ा आगे हो। अनिरुद्ध ने तितली से कहा, ए तितली, तुझे भी क्या जगह चाहिए, छोटी सी तो है, थोड़ी सी आगे हो जा। तितली भी आगे थोड़ा हो गई, अनिरुद्ध थोड़ा आगे हो गया। फिर अभिमान थोड़ा सा एडजस्ट होता हुआ बोला, अब ठीक है, मैं आंखें बंद कर लूंगा, जहां चलना है चलो, देखा जाएगा। इतना कहकर उसने तो सच में अपनी कसकर आंखें बंद कर ली। वहीं शिवांगी ने अनिरुद्ध से कहा, हाँ तो बताओ, पहले क्या करते हैं? अनिरुद्ध ने कहा, पहले हेलमेट पहनते हैं। शिवांगी बोली, तो लाओ दो हेलमेट।
अनिरुद्ध के पास उस वक्त एक ही हेलमेट था। उसने वह हेलमेट शिवांगी के सिर पर पहनाते हुए कहा, यह लो हेलमेट। शिवांगी बोली, तुम्हारा हेलमेट? अनिरुद्ध ने कहा, रहने ही दो, मरना ही है तो अब हेलमेट लगाकर मरे या बिना हेलमेट लगाकर। अब चलो तुम बाइक स्टार्ट करो। शिवांगी ने चाबी लेकर इधर उधर देखने लगी और बोली, लेकिन बाइक स्टार्ट कैसे करते हैं, इसमें तो स्टीयरिंग भी नहीं है। अभिमान ने हंसते हुए कहा, साले, आज सच में या हमें मार कर छोड़ेगी। अनिरुद्ध ने हल्के गुस्से में शिवांगी से कहा, तुमने कौन सी बाइक में स्टीयरिंग देख लिया? कुछ भी, चलो बाइक स्टार्ट करो। शिवांगी ने चाबी लगाई और बाइक स्टार्ट कर दी। अनिरुद्ध ने अपने दोनों हाथ शिवांगी के हाथों पर रखे और बोला, अब ज्यादा दिमाग मत लगाना, चुपचाप बैठी रहो। शिवांगी ने हल्की अपनी गर्दन हिलाई और अनिरुद्ध ने बाइक को धीरे धीरे चलाना शुरू कर दिया। अनिरुद्ध और शिवांगी बहुत धीरे धीरे बाइक चला रहे थे, या कह सकते हैं शिवांगी ने तो बस हाथ रखा हुआ था, अनिरुद्ध ने ही धीरे धीरे बाइक चला रहा था। एक तो तीनों एक ही बाइक पर, ऊपर से दोनों के पास हेलमेट भी नहीं था। शिवांगी को तो वह दोनों कुछ नहीं होने देते, लेकिन अगर गलती से बाइक गिर जाती तो उन दोनों को बहुत चोट आती। अभिमान धीरे धीरे कुछ बड़बड़ा रहा था। अनिरुद्ध बोला, क्या बड़बड़ा रहा है? अभिमान ने कहा, बड़ी माँ ने बचपन में एक भजन सिखाया था, बस उसे ही गा रहा हूँ ताकि यह भी पता चल जाए। अनिरुद्ध बोला, टेंशन मत ले, कुछ नहीं होगा। वैसे भी जब तक मैं अपना बदला पूरा नहीं कर लूंगा तब तक तुम दोनों भाई बहनों को कुछ नहीं होगा। अब अभिमान ने कुछ नहीं कहा, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए, चेहरे पर हल्की सी उदासी आ गई। थोड़ी देर में अनिरुद्ध को महसूस हुआ जैसे शिवांगी सो रही है। अनिरुद्ध ने अपना एक हाथ शिवांगी के पेट पर लगाकर खुद से थोड़ा सा सटाया और बोला, अभिमान या तो सो गई? अभिमान ने कहा, हाँ, मोटरसाइकिल मौत के कुएं में चलाकर या सो गई, तो बाइक रोकना। अनिरुद्ध बोला, हाँ, एक सेकंड रोकता हूँ। फिर उसने धीरे से बाइक रोकी और उसने देखा तो शिवांगी अनिरुद्ध के बाजू पर सर रखकर आराम से सो रही थी। अनिरुद्ध को गुस्सा भी आ रहा था और शिवांगी की मासूमियत देखकर प्यार भी आ रहा था। अभिमान बाइक से उतरा, उसने शिवांगी को देखा और बोला, या बाइक पर सो गई? अनिरुद्ध ने कहा, हाँ, कभी कभी सो जाती है, मतलब जब मेरे साथ रहती थी, बीमार थी ना, दवाइयां भी खाती थी तो नींद आ जाती थी। तुम नहीं जानते तुम्हारी बहन ने कितना कुछ सहा है, पूरा पूरा दिन थेरेपी कराना, दवाइयां खाना। इतना कहकर अनिरुद्ध से अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं हुए और उसने हल्का सा झुककर शिवांगी के बालों को चूम लिया। अभिमान को महसूस हुआ कि उसने सच में कितनी बड़ी गलती कर दी, उसकी वजह से उसकी बहन को सरवाइव करना पड़ा। सच कहा था अभिमान के पापा ने कि अनिरुद्ध का इतना बड़ा एहसान है, अगर उस एहसान के बदले उसकी बहन को मेंशन में रानी बनाकर भी रखे तो भी कम है। अभिमान ने पूछा, अभी या कैसे जाएगी? अनिरुद्ध ने कहा, तुम बाइक चलाओ, मैं इसे लेकर पीछे बैठ जाता हूँ। इतना कहकर उसने बाइक की तरफ इशारा किया और अभिमान ने बाइक का हैंडल पकड़ लिया। अनिरुद्ध ने अपने दोनों हाथ शिवांगी के कमर पर लपेटे और उसे धीरे धीरे पीछे लेकर खिसक गया और आगे अभिमान बैठ गया। थोड़ी देर में अभिमान ने बाइक स्टार्ट कर दी। बड़ी अजीब सिचुएशन थी। अब अभिमान का मूड थोड़ा ठीक हुआ तो उसे खुद पर हंसी आने लगी। वह इतना बड़ा बिजनेस टाइकून होकर यह सब कर रहा था। अनिरुद्ध ने शिवांगी को थाम रखा था और अभिमान बाइक चला रहा था। शिवांगी अभी भी सो रही थी। थोड़ी देर बाद अभिमान ने गाड़ी सोसाइटी के अंदर रोकी और वह धीरे से ऊपर गया। उसने बाइक भी जैसे तैसे स्टैंड पर लगा दी। फिर वह अनिरुद्ध को देख कर बोला, अब ऊपर कैसे जाएंगे? अनिरुद्ध ने बहुत आराम से बाइक से उतरकर शिवांगी को गोद में उठा लिया और बोला, ऐसे जाएंगे ऊपर। दोनों ही लिफ्ट के अंदर चले गए। शिवांगी तो बच्चों की तरह अनिरुद्ध के सीने से लिपटी हुई थी। उससे तो ना जाने कितने दिनों बाद सुकून आया था। शिवांगी का अनिरुद्ध को लेकर प्यार भी एकदम प्योर था। होता भी क्यों ना, उस अंधेरी दुनिया के बाद अगर उसे पहला इंसान जिसने उसे प्यार किया, उसे समझाया, उसे दुनियादारी समझाई, उसे ठीक किया, वह अनिरुद्ध ही तो था। इसीलिए शिवांगी का प्यार अनिरुद्ध के लिए बहुत ज्यादा था। थोड़ी देर बाद लिफ्ट का दरवाजा खुला, दोनों बाहर आए। अभिमान बोला, तुम कितने अच्छे से शिवांगी को हैंडल कर लेते हो, हम में से तो नहीं होती। पापा बता रहे थे किसी से हैंडल नहीं होती। अनिरुद्ध बोला, मुझे आदत है शिवांगी को हैंडल करने की। मैंने ना जाने कितनी बार शिवांगी को ऐसे ही बाइक से उतार कर लेकर आता था, बल्कि शिवांगी को नींद तभी आती थी जब वह अपना सर मेरी बाजू पर रखती है। इतना कहकर वो एकदम से रुक गया। शायद अब उसे ऐसी बातें अभिमान के सामने नहीं करनी चाहिए थी। अभिमान ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, एक बात कहूँ अनिरुद्ध, चाहे मेरे तेरे बीच कुछ भी हो, कितनी भी लड़ाई हो, लेकिन प्लीज मेरी शिवांगी को अकेला मत छोड़ना।
छोड़ना। इस बार अनिरुद्ध ने हल्के गुस्से में कहा, यह तो वक्त बताएगा, तुम फिलहाल दरवाजा खोलो। अभिमान ने अपने फ्लैट का दरवाजा खोला और अनिरुद्ध शिवांगी को लेकर अंदर आ गया। उसने शिवांगी को बेडरूम में ले जाकर अच्छे से लेटा दिया और फिर उसे हल्का सा ब्लैंकेट से कवर किया, उसके माथे को चूमा और फिर कमरे से चला गया। उसने एक नज़र भी अभिमान को नहीं देखा और सीधा फ्लैट से बाहर चला गया। उसके जाते ही अभिमान ने शिवांगी के कमरे को देखा और एक बार उसे देखने के लिए कमरे में चला गया, लेकिन जैसे ही वह कमरे में आया उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। शिवांगी तो बेड पर नाच रही थी। अभिमान तो आंखें फाड़े शिवांगी को देख रहा था। फिर वह बोला, तुम सोई नहीं थी? शिवांगी ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं, बल्कि मैं अनिरुद्ध के पास रहना चाहती थी। मुझे लगा वह गोदी में उठाकर अपने फ्लैट में लेकर जाएगा, लेकिन यह किसके फ्लैट में ले आया? अभिमान ने हंसकर कहा, नौटंकी, यह हमारा फ्लैट है। शिवांगी बोली, उफ, लगता है कल फिर से दोबारा नौटंकी करनी पड़ेगी। अभिमान अपनी बाजू चढ़ाता हुआ बोला, इस नौटंकी का कोई फायदा नहीं, वह तुम्हें अपने फ्लैट में लेकर नहीं जाएगा। खैर छोड़ो, खाना खाओगी? शिवांगी ने कहा, मैं बनाती हूँ। अभिमान बोला, नहीं, रहने दो, तुम थक गई होगी, मैं बनाता हूँ। शिवांगी ने कहा, अरे नहीं, थकी नहीं, मैं खाना बना लेती हूँ, मुझे अनिरुद्ध ने सिखाया है। इतना कहकर वह जल्दी से बेड से उतरी और किचन की ओर भागी। पीछे पीछे अभिमान भी चला गया। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। सच में शिवांगी अभिमान से कहीं ज्यादा एडवांस थी। पहले ही बाल में सिक्स मार दिया। अभिमान शिवांगी की ओर देख रहा था और शिवांगी सब्जियां काट रही थी। अभिमान बोला, तुम्हें डर नहीं लगा जब तुमने सोने की एक्टिंग की? मतलब तुम गिर जाती तो? शिवांगी ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं, डर क्यों, मेरे पास अनिरुद्ध था और मैं जानती हूँ कि जब तक वह मेरे साथ है मुझे कुछ नहीं होने वाला। इतना कहकर उसने एक प्यारी सी मुस्कुराहट अभिमान को दी। अभिमान बोला, तुम्हें यह सब कौन सिखाता है? इस बार शिवांगी ने थोड़ा सा सीरियस होते हुए कहा, मुझे सब कुछ अनिरुद्ध ने सिखाया है। सब कुछ जो एक लड़का एक लड़की को सिखा नहीं सकता, वह भी अनिरुद्ध ने सिखाया है। आप नहीं समझेंगे, और जो थोड़ा बहुत रह गया वह मैंने रघुवंशी मेंशन में सीख लिया। मतलब बड़ी माँ, छोटी माँ, बुआ माँ, सब ने मुझे सिखा पढ़ाकर भेजा है कि मुझे कैसे अनिरुद्ध को पटाना है, समझे आप? मुझे लगता है आप भाभी को नहीं पटा पाओगे, पर मैं अनिरुद्ध को जल्दी पटा लूंगी। इतना कहकर वह अपनी सब्जी बनाने में मगन हो गई। अभिमान शिवांगी को देख रहा था। उसकी नजरों में अनिरुद्ध की इज्जत थोड़ी और बढ़ गई। वह यह तो जानता था कि अनिरुद्ध बहुत अच्छा है, लेकिन सच में एक पागल लड़की को संभालना और उसे सब कुछ सिखाना बहुत मुश्किल था। शायद अभिमान यह कभी नहीं कर सकता था जो अनिरुद्ध ने किया था। तभी फ्लैट की बेल बजी और शिवांगी की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। उसने जल्दी से गैस बंद की, चाकू को साइड में रखा और भागती हुई अपने कमरे में चली गई। अभिमान तो देखता ही रहा कि आखिर शिवांगी ने ऐसा क्यों किया। अचानक ही उसने खुद से कहा, ओ अच्छा, उसे लग रहा है अनिरुद्ध होगा और उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। पागल लड़की, इसे नहीं पता कि अनिरुद्ध यहाँ झांकने भी नहीं आएगा। इतना कहकर वह दरवाजे की तरफ बढ़ गया और दरवाजा खोला। अभिमान ने दरवाजा खोलकर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। सच में सामने अनिरुद्ध खड़ा था और उसके हाथ में एक फाइल थी। अभिमान को याद आया कि आज मीटिंग करते वक्त अनिरुद्ध ने कहा था कि वह उसे एक फाइल देगा, जिसे अभिमान को अच्छे से स्टडी करके रिपोर्ट तैयार करनी होगी। अनिरुद्ध ने वह फाइल अभिमान की ओर बढ़ाई और अभिमान ने पकड़ ली। वह बोला, यह काम कल तक करना जरूरी है? अनिरुद्ध ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ, कल ही करना जरूरी है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता हूँ और कल हम कंस्ट्रक्शन साइट पर भी चलेंगे, इसलिए कोशिश करना कि इस काम को जल्द से जल्द खत्म कर दो। इतना कहकर अनिरुद्ध वहां से चला गया। उसके जाते ही अभिमान ने एक गहरी सांस ली और दबे पांव शिवांगी बाहर आई। उसने धीरे से कहा, अनिरुद्ध चले गए? अभिमान बोला, हाँ, चला गया। शिवांगी बोली, यह फाइल किस चीज के लिए है? अभिमान ने कहा, काम है, कल करना पड़ेगा। इतना कहकर वह कमरे की तरफ बढ़ गया। शिवांगी किचन की तरफ चली गई। दूसरी तरफ वेदांत और सार्थक दोनों की फैक्ट्री शुरू हो गई थी। दोनों ही बहुत खुश थे और अपने पहले प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। दोनों ही इस वक्त गाड़ी में बैठकर घर वापस आ रहे थे और तभी फोन वाइब्रेट हुआ। सार्थक ने फोन रिसीव करके कहा, हाँ भाई बोलो। दूसरी तरफ से देव की आवाज आई, सरगम का बर्थडे है, फ्री हो तुम दोनों? सार्थक बोला, हाँ, आज ही फ्री हुए हैं, फैक्ट्री स्टार्ट हो गई है, बस एक मैनेजर को यहाँ अपॉइंट करना है, उसके बाद हम वापस आ जाएंगे। लेकिन पार्टी कब है? देव ने कहा, 2 दिन बाद दोनों को आना पड़ेगा।
और सरगम के लिए सरप्राइज है, उसे बता मत देना, पहले ही सुबह से ही उसे विश करना शुरू कर दो, समझे? सार्थक बोला हाँ ठीक है, लेकिन क्या सीनियर भी आएंगे? देव बोला नहीं, सीनियर क्या करेंगे आकर, उन्हें पहले सीजन में जितना धमाल मचाना था मचा लिया, अब हमारी बारी है, तुम वेदांत को लेकर आ जाना। सार्थक बोला ओके। इतना कहकर उसने फोन कट किया। वेदांत ने कहा इस पार्टी में सिद्धि और वामिका को भी ले जा सकते हैं। सार्थक एकदम से बोला अरे मेरे मुंह की बात छीन ली, वैसे भी दोनों बहनों का कोई नहीं है तो क्यों ना इन्हें भी पार्टी में ले चले। मैं तो कहता हूँ एक फ्लैट गिफ्ट कर देते हैं, दोनों बहन वहीं रह लेंगी। वेदांत बोला इतना आसान नहीं है, सिद्धि तो मासूम है, वह बातों में आ जाएगी, वामिका नहीं मानेगी, वह थोड़ी स्वाभिमानी है। कितनी बार तो जॉब का ऑफर दे चुका हूँ लेकिन मानते ही नहीं। सार्थक ने कहा तो सिद्धि को ही मना लेते हैं, सिद्धि मान जाएगी, वह वामिका चाची को अपने आप मना लेगी। और तभी वेदांत ने बिना सोचे समझे कहा अरे यार तेरी चाची मानेगी नहीं। और तभी उसने झटके से ब्रेक मारे। 9 डिग्री में मुंडी घुमाकर सार्थक को हैरानी से देखा तो सार्थक ने मुस्कुराकर कहा तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता? सब पता है, मैं जानता हूँ, तुम भी नहीं बताते, पापा भी नहीं बताते और माँ तो बिल्कुल भी नहीं बताती, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर दिखाई देता है कि वामिका वह लड़की है जिसे तुम वन साइड लव करते हो। यह सुनकर वेदांत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और आंखों में थोड़ी सी शर्म। फिर से गाड़ी स्टार्ट करता हुआ बोला कुछ भी बकवास मत कर, ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे उन दोनों बहनों पर दया आती है। सार्थक ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा झूठ बोले कौवा काटे, मैं अच्छे से जानता हूँ वामिका वही लड़की है जिसे तुम वन साइड लव करते हो। अब मुझे क्या छुपाना, मत छुपाओ, तुम्हारी थोड़ी मदद ही कर दूंगा। सोचकर वेदांत बोला अब यह बात किसी को बताइए मत। सार्थक ने कहा अच्छा, मम्मी को भी पता है, पापा को भी पता है, बस मुझे नहीं पता। और अब मैं यह बात किसी को बताऊं भी ना? मैं बताऊंगा, वंशिका माँ को भी बताऊंगा और बड़े पापा को भी बताऊंगा। वेदांत ने हल्की सी ना में गर्दन हिलाई और बोला प्लीज, जब तक वामिका मान नहीं जाती तब तक तो प्लीज किसी को मत बताना, प्लीज। और जितनी जल्दी हो सके कुछ जुगाड़ कर जिससे हम सिद्धि और वामिका को भी पार्टी में ले जा सके। इतना कहकर वेदांत ने गाड़ी रोक दी। दोनों ही घर वापस आ चुके थे, दोनों ही गाड़ी से उतरे और अंदर गए, लेकिन अंदर का नजारा देखकर दोनों ही आंखें खुली की खुली रह गई। वामिका ने एक पीच कलर की साड़ी पहनी हुई थी और अपने कानों में इयररिंग्स डाल रही थी। उसने महसूस भी नहीं किया कि वेदांत और सार्थक दोनों आ चुके हैं। उसने हल्का सा पलट कर कमरे की तरफ देखकर कहा जल्दी करो सिद्धि। सिद्धि भी एक अनारकली सूट पहनकर बाहर आई। उसने लेमन कलर का अनारकली सूट पहना हुआ था और उस पर डार्क कलर का येलो दुपट्टा लिया हुआ था, और इसमें दो राय नहीं थी कि सिद्धि भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। सार्थक की आंखें तो सिद्धि पर ही अटक गई। उसने तो कभी सिद्धि को ऐसे देखा ही नहीं था। सिद्धि बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उस सूरती में एक दाग था, सिद्धि का चश्मा, जो उतारती नहीं थी क्योंकि उसकी आई साइड बहुत ज्यादा वीक थी। सिद्धि ने अपना चश्मा ठीक किया और बोली वामिका मैं ठीक लग रही हूँ? वामिका ने हाँ में गर्दन हिलाई और बोली हाँ बिल्कुल ठीक लग रही हो, बहुत सुंदर लग रही हो। इतना कहकर वामिका ने सिद्धि के गाल पर हाथ रखा और तभी उन दोनों के कानों में आवाज पड़ी तुम दोनों कहीं जा रही हो? वामिका और सिद्धि ने गेट की तरफ देखा तो सार्थक और वेदांत दोनों ही आंखें फाड़े उन्हें देख रहे थे। कितने दिनों से वह वहां रह रहे थे लेकिन कभी उन दोनों को तैयार होते हुए नहीं देखा। कितनी सिंपल से तैयार हुई थी दोनों, लेकिन फिर भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। वह कहते हैं ना सादगी में खूबसूरती और निखर कर आती है। खासकर वेदांत का दिल तो जोरों से धड़क रहा था, इतना कि उसकी आवाज बाहर तक सुनाई दे रही थी। सार्थक ने हल्का सा पलटकर वेदांत को देखा तो वेदांत ने जल्दी से अपने दिल पर हाथ रख लिया, जैसे अपने हार्ट बीट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने धीरे से सार्थक के कान में कहा हाँ यार, साइंटिस्ट है, कहते हैं दिल 72 बार धड़कता है, लेकिन मुझे लगता है मुझ पर यह फार्मूला अप्लाई नहीं होता। यह सुनकर सार्थक के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। इतने में वामिका ने कहा साहब आज हमें एक छोटी सी पार्टी में जाना है, आप जल्दी से खाना खा लीजिए फिर हम चले जाएंगे। वेदांत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस वामिका को ही देखता रहा। वामिका थोड़ा सा अजीब महसूस करने लगी। उसने एक बार फिर हिम्मत करते हुए कहा साहब मुझे एक पार्टी में जाना है, खाना खा लीजिए।
और तभी सार्थक ने वेदांत के हाथ पर हल्की सी कोहनी मारी तो वेदांत अपने होश में आकर बोला, कौन सी पार्टी में? वामिका बोली, वह उस दिन अंकल आए थे ना, जिनकी बेटी की शादी है, वहीं, ज्यादा दूर नहीं, आपने रास्ते में देखा होगा, टेंट लग रहा था, बस वहीं जाना है, हम बस आपको खाना देकर जाने ही वाले थे। वेदांत बोला, अगर तुम्हें थोड़ा सही लगे तो हम दोनों भी चले। वामिका कुछ कहती उससे पहले ही सार्थक बोला, हाँ हाँ प्लीज हमें भी ले चलो ना, बहुत दिन हो गए पार्टी का खाना नहीं खाया, प्लीज। और तभी सिद्धि बोली, क्या आपको हमारे घर का खाना स्वादिष्ट नहीं लगता? सार्थक ने सिद्धि को देखकर मन ही मन कहा, लड़की चाहे जैसी भी हो, कितनी भी शरीफ हो, लेकिन उसकी सोच उल्टी ही होती है, उल्टी ही सोचती है। फिर उसने सिद्धि को देखकर प्यार से कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे कहने का मतलब है बहुत दिन हो गए ना मीठा नहीं खाया, शादी में तो मीठा होता है ना, और मुझे मीठा बहुत पसंद है, इसलिए चलो। इतना कहकर सार्थक ने सिद्धि के सामने हाथ जोड़ लिए। सिद्धि ने एक नजर वामिका को देखा तो वामिका वेदांत को देखकर बोली, साहब वह आप जैसों के लिए नहीं है पार्टी, मतलब आप समझ रहे हैं ना, गरीबों की पार्टी है, आप वहां जाकर क्या करेंगे? अगर आपको मीठा पसंद है तो मैं कल बना दूंगी। वेदांत ने कहा, अमीर गरीब क्या होता है मुझे समझ नहीं आता, तुम मुझे समझाओ कि, क्योंकि मेरी नज़रों में तो हर इंसान एक जैसा होता है, उसके अंदर 206 हड्डियां होती हैं, हाड़ मांस का बना होता है, सब एक जैसे अपने माँ बाप की कोख से ही पैदा होते हैं और जब मरते हैं तो एक जैसा ही कफन होता है। अब तुम बताओ अमीर और गरीब क्या होता है? क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आता, तुम्हें लगता है कि मैं और सार्थक अमीर और गरीब में फर्क करते हैं? अगर ऐसा होता तो हम अपनी फैक्ट्री में अपने वर्कर के साथ मिलकर काम नहीं करते, लेकिन तुम हमें नहीं लेकर जाना चाहती तो मत लेकर जाओ, कोई बात नहीं, मुझे भूख नहीं है, तुम दोनों बहनें जा सकती हो। इतना कहकर वह जानबूझकर मुंह बनाता हुआ सीढ़ियों की तरफ चढ़ा। उसने पहले सीढ़ी पर कदम ही रखा था कि वामिका बोली, साहब माफ कर दीजिए, आप चल सकते हैं, बस मुझे लगा कि आप इस पार्टी में जाने के लिए कंफर्ट नहीं होंगे, मतलब वहाँ 5 स्टार जैसा खाना नहीं मिलता। वेदांत ने मुस्कुराते हुए कहा, 5 स्टार जैसा खाना तो मुझे कभी पसंद ही नहीं आया, मुझे तो अपनी माँ के हाथों का खाना खाना ज्यादा पसंद है, और तुम्हारा बनाया हुआ खाना भी मुझे पसंद है, लेकिन अगर तुम हमें इस लायक ही नहीं समझती कि हम भी तुम्हारे साथ जा सके तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, तुम दोनों जाओ, एंजॉय करो। तभी सिद्धि बोली, मान जाइए ना साहब, वामिका माफी तो मांग रही है, मान जाइए। अब वेदांत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, फिर वह खुद से ही बोला, चलो कोई बात नहीं, वामिका के साथ एक छोटी सी डेट तो हो जाएगी। फिर उसने पलटकर सार्थक को देखकर कहा, चलो हम भी तैयार होकर आते हैं। सार्थक ने हाँ में गर्दन हिलाई और दोनों भाई जल्दी जल्दी ऊपर चले गए। सार्थक तो तैयार होने लगा, लेकिन वेदांत ने तो पूरे कमरे में कपड़े फैला दिए थे। सार्थक बोला, यह क्या कर रहा है? वेदांत ने कहा, अरे पहली बार वामिका के साथ बाहर जा रहा हूँ, मतलब पहली बार उसके साथ किसी पार्टी में जा रहा हूँ, तो अपने लिए अच्छी सी ड्रेस रख रहा हूँ ना। तूने देखा ना वामिका कितनी खूबसूरत लग रही है, तो मुझे भी तो उसके जैसा अच्छा लगना चाहिए। यह देखकर सार्थक ने अपनी हथेली अपने माथे पर मार कर कहा, यह सारे कपड़े ब्रांडेड हैं। लेकिन सार्थक का मन उन कपड़ों को देखकर खराब हो रहा था। आखिरकार बड़ी मुश्किल से उसने एक वाइट शर्ट निकाली और उसे देखकर बोला, यह सही लगेगी? सार्थक बोला, हाँ हाँ बहुत अच्छी है। लेकिन वेदांत ने उस शर्ट को रिजेक्ट कर दिया और फिर एक पीच कलर की शर्ट निकाल कर कहा, यह अच्छी है, उसकी साड़ी से मैच भी कर रही है, हाँ मैं इसे ही पहन लूंगा। इतना कहकर वह वॉशरूम चला गया। थोड़ी देर बाद वह तैयार होकर आया तो सार्थक ने उसे ब्लेजर पकड़ाते हुए कहा, यह पहन ले। वेदांत ने खुद को आईने में देखकर कहा, नहीं, ब्लेजर की जरूरत नहीं है। सार्थक ने ब्लेजर पहन रखा था, इसलिए वह चाहता था वेदांत भी पहन ले। सार्थक बोला, पहन ले, अगर वामिका चाची को ठंड लगेगी तो तुम उसे दे सकते हो। यह सुनकर वेदांत के चेहरे की मुस्कान थोड़ी और बड़ी हो गई। उसने जल्दी से ब्लेजर लिया और पहन लिया और बोला, अब तो बस दुआ कर कि वामिका को ठंड लग जाए। दोनों ही 15 मिनट में तैयार होकर नीचे आए। वामिका बोली, चले साहब। वेदांत ने मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिला दी। चारों ही घर से बाहर आ गए। वेदांत ने जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खोला, वामिका बोली, साहब बहुत ज्यादा दूर नहीं है, यहीं पास में ही है, 5 मिनट पैदल चलेंगे तो आ जाएगा, और वैसे भी बस खाना खाकर ही तो आना है। वेदांत ने गाड़ी का दरवाजा बंद कर दिया और फिर वह चारों पैदल ही धीरे धीरे सड़क पर चलने लगे। वेदांत और वामिका आगे आगे चल रहे थे, सार्थक और सिद्धि पीछे पीछे। 2-3 मिनट
चलने के बाद वेदांत बोला, ठंड लग रही है? वामिका ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं साहब। वेदांत ने गुस्से में हल्का सा पलटकर सार्थक को देखा और सार्थक ने इशारों इशारों में कहा, लगेगी। घर से निकलते ही थोड़ी ना ठंड लगने लगेगी। फिर वेदांत मन ही मन बोला, यह फिल्मी सीन मेरे साथ क्यों नहीं होती? खैर छोड़ो, कभी तो ठंड लगेगी। थोड़ी देर में चारों ही एक बड़े से पंडाल में पहुंच चुके थे। चारों ने ही उस शादी में एंट्री ली। वहां पर लोगों की भीड़ थी। वेदांत धीरे से बोला, आई थिंक हम गलत एड्रेस पर आ गए। हमें तो शादी में जाना था, यहाँ तो शायद भंडारा हो रहा है। यह सुनकर वामिका ने कसकर आंखें बंद कर ली। फिर उसने थोड़ी सी शर्मिंदगी के साथ धीरे से कहा, साहब मैंने कहा था ना, आप लोगों के लिए यह शादी नहीं है। गरीबों की शादी ऐसी ही होती है। मतलब वह खाना 400 लोगों का बनवाते हैं और खाने वाले 600 हो जाते हैं। यह सुनकर वेदांत हैरानी से उस पंडाल को देखता हुआ बोला, कोई बात नहीं, कर लूंगा, इट्स ओके, लाइव एक्सपीरियंस हो जाएगा। इतना कहकर उसने सार्थक को देखा तो सार्थक तो अब भी आंखें फाड़े देखे जा रहा था। वह बोला, नहीं वेदांत, शायद तुम ठीक कह रहे हो, हम सच में गलत जगह आ गए। यहाँ भंडारा हो रहा है, जैसे बड़ी माँ मंदिर में जाकर करवाती हैं, वहां भी तो इतनी ही भीड़ होती है। अब सिद्धि ने भी धीरे से कहा, साहब भंडारा नहीं है, शादी है। तभी वामिका बोली, साहब मुझे लगता है हमें घर चलना चाहिए। आप लोग यहाँ खाना नहीं खा पाओगे, देख रहे हैं ना कितनी भीड़ है। वेदांत ने एक नजर वामिका को देखा और फिर बहुत प्यार से बोला, तुम मुझे हल्के में ले रही हो? तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ खाना नहीं खा पाऊंगा? मुझे यहाँ खाना खाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। नो वे, चलो आज मैं तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ दिखाता हूँ। इतना कहकर उसने वामिका की कलाई पकड़ी और पंडाल के अंदर आ गया। लेकिन सच में वहां खाना खाना किसी टास्क से कम नहीं था। वेदांत ने कभी ऐसी सिचुएशन फेस नहीं की थी। 5 स्टार 7 स्टार में खाने वाला लड़का पांडाल में बीचों बीच खड़ा था और देख रहा था कि जहां खाना गर्म हो रहा है वहां दुनिया भर की भीड़ है। वामिका ने एक बार फिर कहा, साहब मेरी बात सुने, घर चलते हैं। मैंने छोले की सब्जी और चावल बनाए हैं, पूरी बना दूंगी। वहां बैठकर आराम से भरपेट खाइएगा। पूरा दिन काम करते हैं, भूख लग गई होगी। वेदांत उस पंडाल को देख कर बोला, हाँ भूख लग रही है, लेकिन खाना तो यहीं खाकर जाएंगे। और वह क्या बोलते हो तुम लोग, गिफ्ट नहीं कन्यादान भी करेंगे? और यह मत समझना मुझे या नहीं पता कन्यादान क्या होता है। पता है, कई बार पापा और मम्मी के मुंह से सुना है। इतना कहकर उसने आसपास नजर घुमाई तो उसे एक खाली कुर्सी मिली। वेदांत जल्दी से उस कुर्सी के पास गया और उसने वह कुर्सी उठाई और उसे लेकर एक साइड में आ गया। फिर उसने वामिका को उस चेयर पर बैठने का इशारा किया। वामिका बोली, साहब आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। वेदांत बोला, मैंने कहा ना, मैं खुद भी खाना खा लूंगा और तुम्हें भी खिलाऊंगा, बैठो। वामिका को अब समझ नहीं आ रहा था कि वह वेदांत को कैसे समझाए। वह चुपचाप चेयर पर बैठ गई। तभी वहां सिद्धि और सार्थक भी आए। सार्थक भी सिद्धि से बोला, अब जैसा भाई कह रहा है वैसा करो। तुम दोनों बहनें यहीं रुको, हम चाचा भतीजे कुछ लेकर आते हैं। इतना कहकर उन दोनों ने अपनी बाजू फोल्ड की, जैसे किसी शादी में नहीं बल्कि अखाड़े में जा रहे हैं। वामिका धीरे से बोली, साहब अखाड़ा नहीं है। वेदांत बोला, हम जैसे लड़कों के लिए अखाड़ा ही है। इतना कहकर वह दोनों खाने की तरफ चले गए, जहां सच में भंडारे की जैसी भीड़ लगी हुई थी। जैसे तैसे वह दोनों लेकर आए और वापस से वामिका और सिद्धि के पास आ गए। दोनों के पास एक एक प्लेट थी। वेदांत वामिका के पास पंजों के बल बैठकर बोला, लो गरम गरम खा लो। वामिका कुछ देर तक वेदांत को ही देखती रही। उसे वेदांत के साथ पॉजिटिव वाइब्स आने लगी थी। यकीन नहीं आता था कि वेदांत इतना अमीर है और ऐसे काम करता है, मतलब कितना डाउट टू अर्थ है। वेदांत ने सब्जी थोड़ा पाव भाजी में लगाया और फूंक मार कर बोला, खा लो। वामिका ने वेदांत के हाथ को देखा और धीरे से बोली, साहब आप खा लीजिए, मैं खुद खा लूंगी। वेदांत ने कहा, अरे खा लो ना, यहाँ खाना लाना सच में किसी तरह से कम नहीं है। वामिका ने हाँ में गर्दन हिलाई और वेदांत की प्लेट में ही खाने लगी। एक ही तो पाव भाजी थी, 2-3 मिनट में खत्म हो गई। फिर उसने सार्थक को देखकर कहा, तुम दो। उन्होंने खा ली। सार्थक बोला, हाँ मैंने अकेले खा ली। वेदांत ने कहा, और सिद्धि? यह सुनकर सार्थक ने सिद्धि को देखकर कहा, तुमने क्यों नहीं खाई? चलो कोई बात नहीं, इस बार लेकर आऊंगा तो तुम भी खा लेना। सिद्धि ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिला दी और दोनों भाई एक बार फिर बाजू फोल्ड करते हुए, ब्लेजर की बाजू फोल्ड करते हुए वापस से उस भीड़ की तरफ चले गए जहां खाना बट रहा था। वेदांत ने इस बार जैसे तैसे भीड़ को पकड़ते हुए एक प्लेट में 2 नान और थोड़ी सी पनीर की सब्जी रखी और उसे
लेकर वापस आया। पीछे से सार्थक भी एक प्लेट में थोड़े से चावल, छोले, सलाद, पूरी लेकर आ गया था, लेकिन दोनों की हालत खराब थी। अपनी जिंदगी में उन्होंने कभी ऐसे खाना नहीं खाया था, लेकिन कुछ भी था, दोनों उस सिचुएशन को एंजॉय कर रहे थे। दोनों के चेहरे की मुस्कुराहट टूट नहीं रही थी, जबकि वामिका और सिद्धि को थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उन दोनों की हालत देखकर वह दोनों बहनें भी एंजॉय कर रही थी। वेदांत हंसता हुआ वामिका के पास आया। फिर से उसने वामिका के पास पंजों के बल बैठकर कहा, लो वामिका, खाना खाओ। देखा, मैंने कहा था ना कि मैं खुद ही खाना खा लूंगा और तुम्हें भी खिला लूंगा। वामिका ने एक नजर वेदांत को देखा और हल्की सी मुस्कुराहट पास करते हुए बोली, साहब, मैंने कहा था आपके लिए यह जगह नहीं बनी। वेदांत बोला, छोड़ो ना। वामिका फिर से वही बात लेकर बैठ गई। चलो खाना खाओ। इतना कहकर उसने थोड़ा सा नान लिया, उसने पनीर लगाया और फूंक मारकर वामिका के हाथों की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो खाओ। वामिका तो वेदांत को बस देखे जा रही थी, फिर उसने वेदांत के हाथ से टुकड़ा लिया और खा लिया। वहीं सार्थक भी सिद्धि के सामने प्लेट पकड़े हुए खा रहा था और बोला, पहले तुम खा लो, फिर मैं खा लूंगा। सिद्धि बोली, साहब, आप मेरा जूठा खाएंगे? सार्थक ने कहा, अरे यह सिचुएशन है क्या सच्चा झूठा कि जब जो भी मिल रहा है जल्दी खा लो ना, वरना फिर नहीं मिलेगा। वैसे भी वह कह रहा था छोले खत्म हो गए, अब जो भी है खा लो। सिद्धि ने खाना शुरू किया और तभी सिद्धि को मिर्च लगने लगी। वह एक तरफ जाने लगी तो सार्थक ने उसकी कलाई पकड़कर कहा, कहाँ जा रही हो? सिद्धि बोली, साहब, पानी लेने जा रही हूँ, बहुत ज्यादा मिर्च है। सार्थक ने प्लेट सिद्धि के हाथ में थमाई और बोला, रुको, मैं लेकर आता हूँ, बहुत सारे लड़के खड़े हैं वहां, तुम्हारा जाना ठीक नहीं, वैसे भी चश्मा गिर गया तो तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देगा। इतना कहकर वह वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद वह जैसे तैसे कोल्ड ड्रिंक लेकर आया। उसने एक कोल्ड ड्रिंक वामिका की ओर बढ़ाई और दूसरी सिद्धि की तरफ। बोला, पानी पर बहुत भीड़ थी, एक कोल्ड ड्रिंक मिली है, पी लो। सिद्धि ने कोल्ड ड्रिंक को भी पी लिया। अब जाकर सिद्धि को थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। सिद्धि ने फिर सार्थक से कहा, साहब, मेरा हो गया। सार्थक बोला, देखा, बस एक पूरी और थोड़े से चावल खाकर तुम्हारा पेट भर गया। अरे क्यों यहाँ भीड़ बढ़ाने आ गई? पहले यहाँ दुनिया भर की भीड़ है, या तो तुम घर पर भी खा लेते। चलो एक और पूरी खत्म करो। सिद्धि ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं साहब, नहीं खा पाऊंगी, मैं इतना ही खाती हूँ, वामिका से पूछ लो। वामिका ने भी सार्थक को देखकर कहा, हाँ, या इतना ही खाती है। सार्थक ने सिद्धि को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, तभी तुमने अपना फिगर मेंटेन किया हुआ है। यह सुनकर सिद्धि और वामिका दोनों हैरान हो गई और तभी सार्थक बोला, अरे यार, निगेटिव वे में नहीं बोल रहा हूँ। फिर उसने सिद्धि का छोड़ा हुआ खाना शुरू कर दिया। वहीं सिद्धि तो अपने हाथ में पकड़ी हुई कोल्ड ड्रिंक को पिए जा रही थी। थोड़ी देर बाद वामिका ने भी वेदांत को देखकर कहा, साहब, मेरा भी हो गया। इतना कहकर वामिका कुर्सी से खड़ी हुई और वेदांत से बोली, साहब लाइए, मैं पकड़ लेती हूँ, आप खाना खा लीजिए। वेदांत अब चेयर पर बैठ गया। बहुत देर से नीचे बैठा था, उसके पैर भी दुखने लगे थे, लेकिन अगर वामिका को पाने के लिए उसे सारी जिंदगी भी उस पोजीशन में बैठना पड़ता तो वह बैठ जाता। वामिका ने अब अपने हाथ में पकड़ी हुई कोल्ड ड्रिंक को पीना शुरू किया। वेदांत खाना खा रहा था और वामिका कोल्ड ड्रिंक पी रही थी। कोल्ड ड्रिंक खत्म होने के बाद वामिका को चक्कर आने लगे और तभी उस पंडाल में एक गाना बज रहा था, जो बहुत जोर जोर से बज रहा था। शायद जो कोल्ड ड्रिंक सार्थक लेकर आया था उसमें कुछ मिला हुआ था। वामिका और सिद्धि दोनों को हल्का हल्का सा नशा होने लगा। वामिका उस गाने पर हल्का हल्का सा डांस करने लगी। वेदांत ने अभी अभी खाना खाकर प्लेट साइड में रखी थी और वह वामिका को आंखें फाड़े देखे जा रहा था। वेदांत को याद था कि वामिका एक अच्छी डांसर है, उसे कथक जैसे ट्रेडिशनल डांस आते हैं। उस गाने की धुन पर वामिका अपने आप ही थिरकती हुई उस तरफ जाने लगी जिस तरफ डांस हो रहा था। वेदांत और सार्थक तो आंखें फाड़े वामिका को ही देख रहे थे। अगले ही पल वामिका ने अपने साड़ी का पल्लू अपनी कमर पर टांगा और गाने के रिदम के साथ अपनी कमर मटकाने लगी, साथ साथ लिरिक्स भी गा रही थी। उसकी नजरें बस वेदांत की तरफ थी, जैसे वेदांत को डांस करने के लिए उकसा रही हो। वहीं वेदांत ने तो पलके झुकाना भूल गया था। उसने हल्का सा हैरान होकर सार्थक को देखा तो सार्थक बोला, मुझे लगता है कोल्ड ड्रिंक में कुछ था। वेदांत ने कहा, यहाँ के लोग भी पीते हैं। सार्थक आंखें फाड़े वामिका के डांस को ही देख रहा था, फिर बोला, यहाँ के लोग मतलब पता है ना, दुनिया में सबसे ज्यादा बर्फ कहाँ गिरती है? ड्रिंक के गिलास में। और तभी उसने महसूस किया कि सिद्धि भी नहीं है। उसने वेदांत को देखकर कहा, मैं सिद्धि को ढूंढता हूँ, पता नहीं कहाँ चली गई, तब तक तुम चाची का डांस एंजॉय करो। इतना कहकर वह निकल गया। वेदांत वामिका के डांस को देखकर मुस्कुराने लगा। वामिका भी आंखें बंद किए हुए
हुए वेदांत की तरफ देखकर डांस कर रही थी, क्योंकि उसे नशा हो गया था, लेकिन वह खुश थी। वेदांत अब भी हैरानी से वामिका को ही देख रहा था। बहुत दिनों बाद उसने वामिका को खुश देखा था और तभी एक लड़का वामिका के साथ डांस करने की कोशिश करने लगा। अब वेदांत को गुस्सा आ गया। वह तेज कदमों से वामिका के पास गया और उसने उस लड़के को वामिका से दूर किया और फिर खुद वामिका के साथ डांस करने लगा। वामिका भी वेदांत के साथ डांस कर रही थी। वेदांत की आंखें वामिका की तरफ ही थी। दूसरी तरफ सार्थक सिद्धि को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे सिद्धि मिल नहीं रही थी। वह चारों तरफ देख रहा था, लेकिन सिद्धि कहीं नहीं थी। वेदांत तो पूरा खुश था। वह वामिका के साथ स्टेप से स्टेप मिलाकर डांस कर रहा था। वेदांत ने अपना ब्लेजर उतार कर कमर पर बांध लिया था। वेदांत को डांस करना नहीं आता था, लेकिन वामिका के साथ डांस कर रहा था, इसलिए जैसे तैसे पूरी जान लगाकर नाच रहा था, जबकि वामिका के डांस के सामने उसका डांस जीरो था। लेकिन वह कहते हैं ना, मर्द अपने पसंदीदा औरत के लिए कुछ भी कर देते हैं। वामिका ने हल्का सा घूमकर वेदांत को देखा और गुनगुनाते हुए डांस करने लगी। वेदांत ने भी अपना एक हाथ वामिका की कमर पर डाला और उसके साथ डांस करने लगा। वहां खड़े सारे लोग उन दोनों को ही देख रहे थे और उनके साथ साथ डांस भी कर रहे थे। बहुत दिनों बाद वामिका खुश हुई थी और वेदांत को थोड़ा सुकून आया था। आखिरकार वामिका डांस करते करते थक गई और उसने अपना सर वेदांत के कंधे पर रख दिया और अपनी आंखें बंद कर ली, और तभी उसके मुंह से निकला, भाई मिस यू कार्तिक। जैसे ही वामिका ने नशे में आई मिस यू कार्तिक कहा, वैसे ही वेदांत का दिल एकदम से धक हो गया। उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट हुई। अभी थोड़ी देर पहले वह वामिका के साथ एंजॉय कर रहा था, लेकिन अब उसके दिल में एक बेचैनी ने जन्म ले लिया। लेकिन वेदांत की सोच काफी मैच्योर थी। उसने खुद संभाल लिया और खुद को सहारा भी दिया कि वामिका कार्तिक को इतनी जल्दी तो नहीं भूल पाएगी। वेदांत ने वामिका की कमर पर हाथ डालकर खुद को सटाया और फिर उसे अपने साथ वहां से ले आया और पांडाल के एक कोने में खड़ा हो गया। उसने फोन निकालकर सार्थक को कॉल किया। सार्थक ने फोन उठाकर कहा, यार पता नहीं यह सिद्धि कहाँ चली गई, मिल ही नहीं रही है। सुनकर वेदांत थोड़ा सा गुस्सा होते हुए बोला, अबे ढूंढ कहाँ चली गई, वैसे भी यहाँ के लोग मुझे ठीक नहीं लग रहे, ढूंढ यहीं कहीं होगी। 2 मिनट में कहाँ चली जाएगी। सार्थक बोला, तू और वामिका ठीक है। वेदांत ने कहा, हाँ हम दोनों पांडाल के अंदर ही हैं। वामिका को पूरा नशा हो चुका है, इसे संभाल रहा हूँ। जितनी जल्दी हो सके सिद्धि को ढूंढ और मुझे कॉल कर। इतना कहकर उसने फोन कट किया। वहीं दूसरी तरफ सार्थक को सिद्धि मिल ही नहीं रही थी। आखिरकार उसने पंडाल के पीछे, जहाँ बहुत अंधेरा था, वहां एक दुपट्टा देखा। अगले ही पल सार्थक ने अपने मोबाइल की बैटरी ऑन की और देखा तो वहां सिद्धि ही बैठी थी। जो एकदम सटकर कोने में चुपचाप बैठी हुई डर से कांप रही थी। सार्थक को वह दिन याद आ गया जब सिद्धि गलती से फैक्ट्री में बंद हो गई थी। सार्थक जल्दी से सिद्धि के पास गया और उसे गले लगाकर बोला, सिद्धि यू ओके। सिद्धि, क्या हुआ? सिद्धि बुरी तरीके से कांप रही थी, ऊपर से उसे हल्का सा नशा भी हो रहा था। वह बोली, साहब वह वापस आ जाएंगे, साहब मुझे दुबई भेज देंगे, साहब वह बहुत गंदे हैं, साहब वह वापस आ जाएंगे, साहब वह मुझे ले जाएंगे, साहब वह मुझे मार देंगे, प्लीज मुझे बचा लो साहब, प्लीज मुझे बचा लो। सार्थक को समझते देर नहीं लगी कि वेदांत सही कह रहा था। हो ना हो, वामिका और सिद्धि का यहाँ आने के पीछे बहुत बड़ा रीजन है, किसी ने तो इन्हें मजबूर किया है। सार्थक ने सिद्धि की कमर को हल्का सा रब किया और बोला, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा, मुझे बताओ कौन आ जाएंगे, बताओ मुझे कौन आ जाएगा। सिद्धि पूरी तरीके से होश में नहीं थी। सार्थक का सपोर्ट मिलते ही उसे थोड़ी सी राहत महसूस हुई। वह धीरे से बोली, पता नहीं, मुझे उनका नाम नहीं पता, लेकिन वह बहुत गंदे लोग थे, बहुत गंदे लोग। वह मुझे बंद करते थे, मुझे अंधेरे से डराते थे, खाना भी नहीं देते थे, मुझे बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है। सार्थक का दिल भी जोरों से धड़कने लगा। उसने सिद्धि को जैसे तैसे उठाया और उसे खुद से चिपकाते हुए बोला, कोई नहीं आएगा, मैं हूं ना, तुम्हारे साथ कोई भी नहीं आएगा, चलो यहाँ से चलते हैं, बहुत अंधेरा है यहाँ। सिद्धि कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप कांप रही थी और धीरे धीरे सार्थक उसे लेकर उस अंधेरी जगह से बाहर लेकर आ गया। सार्थक सिद्धि को लेकर सड़क पर खड़ा हुआ था। उसने वेदांत को कॉल किया। वेदांत ने फोन उठाकर एक ही बात पूछी, सिद्धि मिली? सार्थक ने कहा, हाँ मिल गई, वामिका को लेकर बाहर आ जाओ, वैसे भी अंदर दुनिया भर की भीड़ है। वेदांत ने हाँ कहा और फोन कट कर दिया और वामिका को संभालता हुआ सड़क पर आ गया। दोनों ही सिद्धि और वामिका को लेकर चलने लगे। वेदांत गुस्से में बोला, तूने तो कहा था मेरे साथ फिल्मी सीन होगा।
सार्थक सिद्धि को संभालता हुआ बोला, हाँ तो यह फिल्मी सीन ही तो है। अगर वह वामिका होश में होती तो क्या तुम्हें इतना करीब आने देती? वेदांत ने सार्थक की ओर देखा और फिर वामिका की ओर, जो उसके सीने से चुपचाप चिपकी हुई थी। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ वैसे यह वाली सिचुएशन ज्यादा अच्छी है। ब्लेजर का क्या है, किसी और दिन पहना देंगे, शादी के बाद पहना देंगे। ठंड कौन सा एक दिन के लिए आती है, 4-5 महीने तो ठंड ही होती है। सार्थक बोला, हाँ वही तो, भगवान पूरा मेहरबान है। देखो तुमने थोड़ा सा मांगा और भगवान ने तुम्हें कितना सारा दे दिया। इतना कहकर दोनों भाई उन दोनों बहनों को लेकर घर पहुंच चुके थे। दोनों ने ही दोनों बहनों को बेड पर लेटाया और अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर दिया। सार्थक ने एक नजर सिद्धि को देखा और उसे डरने वाली बात याद आ गई। उसने धीरे से सिद्धि का चश्मा उतारा। सिद्धि का चश्मा लगभग टूट चुका था, फिर भी वह उसे ही लगाती थी। उसने चश्मा एक साइड में रखा और उसके बालों में हल्का सा हाथ फेरता हुआ बोला, वेदांत कोई तो बात है जो यह दोनों बहनें यहाँ हैं, वरना खुद ही सोचो, तुम ही ने कहा था कि कार्तिक अच्छा खासा पढ़ा लिखा था और इनके पास पैसा भी ठीक ठाक था, तो फिर इनकी यह हालत कैसे हो गई? वेदांत बोला, मैंने पता लगवाया है, बहुत जल्द पता चल जाएगा, तुम फिक्र मत करो। फिलहाल तो यह सोचो, इन दोनों को सरगम की बर्थडे पार्टी में कैसे लेकर चलेंगे? सार्थक बोला, करते हैं कुछ जुगाड़। फिर वह दोनों वहां से बाहर चले गए। वेदांत तो सीधा आकर सोफे पर लुढ़क गया। सार्थक बोला, आज ऊपर नहीं सोना? वेदांत ने कहा, नहीं यार, दोनों नशे में हैं, ऐसे छोड़कर ऊपर जाना ठीक नहीं है। सार्थक ने कहा, तो मैं यहाँ सोऊंगा। वेदांत ने कहा, मैं तो यहीं सोऊंगा, तू ऊपर चला जा। सार्थक बोला, मैं तो नहीं जाऊंगा ऊपर, मैं भी यहीं सो जाऊंगा। इतना कहकर उसने आसपास नजर घुमाई तो उसे एक चटाई मिल गई। वेदांत ने वहीं चटाई बिछाई और लेट गया। थोड़ी ही देर में उन दोनों को भी नींद आ गई, क्योंकि पूरा दिन काम किया था। उसके बाद पार्टी में भी जैसे तैसे खाना खाया था, थक गए थे। अगली सुबह वामिका की जब आंख खुली तो उसके सर में दर्द हो रहा था। वामिका ने उठकर अपना सर पकड़ लिया और अगले ही पल उसकी आंखें भी हैरानी से फैल गई। उसे कल रात जो कुछ भी हुआ था वह याद आ गया। उसे अच्छे से याद था कि उसने कुछ किया और उसके बाद वह डांस करने लगी और उसके साथ वेदांत भी डांस कर रहा था। वह सब याद कर करके वामिका की भी हालत खराब हो रही थी। उसने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा बांध लिया और फिर खुद ही बोली, हे भगवान, क्या कर दिया मैंने? कल क्या सोचेंगे साहब मेरे बारे में? मेरी ही बुद्धि खराब थी। स्ट्रक्चरली मना कर देती कि आप लोगों को उस पार्टी में नहीं जाना, लेकिन नहीं, मुझे तो पूरा कैटरीना कैफ बनना था और वह भी विक्की कौशल बन के मेरे साथ डांस करने लगे। हे भगवान, आज मैं क्या करूं? फिर उसने अपने पास लेटी सिद्धि को देखा तो सिद्धि तो अभी भी बच्चों की तरह गोल गोल होकर सो रही थी। वामिका उठी, उसने सिद्धि को ब्लैंकेट से कवर किया, एक बार उसके बालों में हाथ फेरा, उसके माथे को चूमा और जैसे ही पलटी वह वेदांत से टकरा गई और 1 सेकंड के लिए वामिका के दिल की धड़कनें रुक गई। 1 सेकंड से भी कम समय उसे कल रात की बात याद आ गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। वही वेदांत के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट थी। कितने सालों से वह वामिका से वन साइडेड लव करता था, लेकिन कल रात उसे वामिका के थोड़ा सा करीब जाने का मौका मिला, मेंटली भी और फिजिकली भी। वेदांत ने मुस्कुराते हुए बोला, अब ठीक हो या फिर गाना चला दूं? वामिका ने नजरें झुका ली। वह थोड़ा शर्मिंदगी के साथ बोली, साहब मुझे नहीं पता वह सब कैसे हो गया, सॉरी। वेदांत ने हंसकर कहा, कोई बात नहीं, चाय पियोगी? वामिका ने अपनी साड़ी ठीक की और बोली, मैं बना लाती हूँ। जैसे ही वह जाने को हुई वैसे ही वेदांत ने उसकी कलाई पकड़ ली और अब तो वामिका की बची खुची हिम्मत ने भी जवाब दे दिया। वामिका ने हल्का सा पलट कर देखा। डर के मारे वामिका की आंखों में हल्का सा पानी आ गया। वेदांत बोला, मैंने कहा चाय पियोगी? वामिका ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई। वेदांत ने कहा, तो फिर बैठो, मैं बनाता हूँ। वामिका ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप खड़ी रही। वेदांत कमरे से चला गया। थोड़ा सा खुश था। वेदांत को लग रहा था कि अब कम से कम वामिका दोस्त तो हो ही जाएगी। उसने 2 कप चाय बनाई, फिर उसने बाहर चटाई की तरफ देखा जहां सार्थक गधे घोड़े बेच कर सो रहा था। वेदांत चाय लेकर कमरे में आया जहां सिद्धि भी ब्लैंकेट में घुसकर सो रही थी। वेदांत ने 1 कप वामिका की ओर बढ़ाते हुए कहा, चाय पियो। वामिका ने कप ले लिया। वेदांत ने वामिका को बेड की तरफ इशारा करते हुए कहा, बैठो, बातें करते हैं। वामिका का दिल तो पहले ही जोरों से धड़क रहा था। वेदांत की बात सुनकर उसके मुंह से तो आवाज ही नहीं निकल रही थी।
लेकिन फिर भी वह चुपचाप जाकर बेड पर बैठ गई। वेदांत ने वहीं रखी एक चेयर खींची और वामिका के सामने बैठ गया और चाय की सिप लेकर बोला, चाय पियो। वामिका ने भी कांपते हाथों से एक सिप ली, लेकिन वेदांत को देखने की हिम्मत उसके अंदर नहीं थी। वेदांत बोला, तुम बहुत अच्छा डांस करती हो। वामिका अभी कुछ नहीं बोली। वेदांत ने कहा, झूठ नहीं कह रहा, सच कह रहा हूँ। वामिका ने धीरे से कहा, थैंक यू। वेदांत बोला, तुमने अभी तक मेरे प्रपोजल का जवाब नहीं दिया। यह सुनकर वामिका ने वेदांत की ओर देखा तो वेदांत बोला, मैंने तुम्हें ऑफर दिया था अपनी कंपनी में फैशन डिजाइनिंग की जॉब का। इसका जवाब तुम अभी तक नहीं दे पाई। देना नहीं चाहती या इग्नोर कर रही हो, या तुम्हें पैकेज कम लग रहा है? क्या बात है, खुलकर सुनना चाहता हूँ। वामिका की आंखों में पानी आ गया। वह वेदांत की ओर देखकर बोली, साहब वापस नहीं जाना। आप यहीं कोई काम दिलवा दोगे तो कर लूंगी, वापस नहीं जाना। वेदांत ने कहा, क्यों नहीं जाना? क्यों नहीं जाना चाहती हो वापस? यहाँ इस एरिया में रहकर तुम अपना करियर खराब कर लोगी। तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन मुझसे छुपी नहीं है। आज नहीं तो कल कार्तिक के आए हुए पैसे भी खत्म हो जाएंगे। फिर क्या करोगी? क्या चाहती हो तुम कि हमेशा ऐसी ही जिंदगी जीती रहो? अपने बारे में ना सही, सिद्धि के बारे में सोचो। वह तो सिविल इंजीनियर बनना चाहती थी ना, लेकिन कैसे बनेगी सिविल इंजीनियर? यहाँ रहकर नहीं बन पाएगी। वापस तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। देखो वामिका, मैं बहुत जिद्दी हूँ, बहुत जिद्दी। अगर मुझे कुछ चाहिए तो चाहिए, और मैंने तुम्हारे अंदर वह टैलेंट देखा है कि तुम मेरी कंपनी संभाल सकती हो। अगर तुम्हें यहीं रहना है तो मैं यहीं कंपनी शिफ्ट कर लूंगा। अब बताओ, चलोगी कि नहीं? वामिका ने बेबसी नजरों से वेदांत को देखकर ना में गर्दन हिला दी। यह सुनकर वेदांत को गुस्सा आ गया। उसने कप वहीं फर्श पर रखा और चुपचाप उठकर बाहर चला गया। उसके जाते ही वामिका और ज्यादा रोने लगी। वामिका ने खुद को संभाला, अपने आंसू पोंछे और धीरे धीरे कमरे से बाहर आई। उसने देखा तो उसे वेदांत कहीं दिखाई नहीं दिया। वामिका ऊपर कमरे में चली गई, जहां वेदांत बालकनी में जेब में हाथ डाले खड़ा हुआ था। वामिका धीरे से बोली, साहब। वेदांत ने बिना पलटे कहा, जब तुम जाना ही नहीं चाहती तो यहाँ क्यों आई हो? टेंशन मत लो, अब तुम्हारे हाथ पैर नहीं जोड़ूंगा। मुझे तुम्हारे अंदर टैलेंट नजर आया, इसलिए तो भेजा। लेकिन तुम अपनी इस दुनिया से बाहर ही नहीं आना चाहती, तो मैं क्या कर सकता हूँ? प्लीज चली जाओ, मुझे वैसे भी गुस्सा आ रहा है, तुम्हारे ऊपर निकल जाएगा। जाओ यहाँ से। वामिका सुबकते हुए बोली, साहब मेरी बात तो सुन लीजिए। वेदांत ने कहा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, कुछ भी नहीं। अगर तुम मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो तो पूरा दिन पूरी रात तुमसे बात कर सकता हूँ, लेकिन अगर नहीं जाना चाहती तो जैसे आई हो वैसे ही वापस चली जाओ। मेरे मन में उम्मीद मत जगाओ। वामिका धीरे धीरे चलती हुई बालकनी तक आ गई और फिर वेदांत के पास खड़ी होकर बोली, साहब आप जानते हैं मैं क्यों नहीं जाना चाहती? वेदांत ने हल्का सा पलट कर वामिका को देखा और बोला, कितनी बार तो पूछ चुका हूँ, नहीं बताना चाहती तो क्या करूं? वामिका बोली, मुझे शहर नहीं जाना क्योंकि वहां मुझे कार्तिक की ज्यादा याद आती है। वेदांत ने कहा, कार्तिक चला गया, वापस नहीं आएगा और तुमने अपनी अच्छी खासी जिंदगी कार्तिक के लिए डेडिकेट कर दी। अच्छा एक बात बताओ, अगर कार्तिक जिंदा होता तो तुम्हारा उससे ब्रेकअप हो जाता तो क्या तुम जीना छोड़ देती? चलो मान लो अगर कार्तिक की आत्मा तुम्हारे आसपास होती तो क्या वह तुम्हें ऐसे देखकर खुश होती? बताओ मुझे। मैं तुम्हारे प्यार पर शक नहीं कर रहा, तुम्हारे प्यार को समझ भी रहा हूँ, लेकिन खुद को बर्बाद करके प्यार निभाना कहीं की समझदारी नहीं है। इतनी बार तो कह चुका हूँ, अपने लिए ना सही सिद्धि के बारे में सोचो। वह अंधेरे से डरती है, उसकी आई साइड भी वीक है। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।